इस वीडियो में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको उसको अपने हिसाब से समझाया हुआ था, मैंने आपको इमेजेस की मदद से। इस वीडियो में एनसीईआरटी को रीड करेंगे पैराग्राफ में और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं। 6.2.1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirements of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. हाँ, तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल करने के लिए फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको फोटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस को आउटसाइड से ले लेते हैं, यानी कि जो सॉइल होता है, एयर होती है, सनलाइट होती है, वहाँ से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ले लेते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्रेजेंस सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका यूज़ वो बाद में करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। उनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए उसका यूज़ करते हैं, उससे एनर्जी ड्राइव करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जिनको वो इमीडिएटली यूज़ नहीं कर पाते, मतलब जो एक्स्ट्रा होती हैं, उनको वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, जो उनके लिए इंटरनल रिजर्व का काम करता है। जैसे हम अपने घर पे खाने को बचा के रखते हैं आगे के लिए, हमारे महीने का राशन, उसी प्रकार प्लांट्स भी अपने जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर देते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ऐसा ही हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, जहाँ पर जो एनर्जी निकलती है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। हाँ, तो अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो जिस रिएक्शन की हमने वहाँ पे बात करी थी वो रिएक्शन इस प्रकार से एक इक्वेशन में लिखा जा सकता है, जैसे 6CO2 + 12H2O, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 12 वाटर के मॉलिक्यूल क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देते हैं, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और ऑक्सीजन और वाटर एक्स्ट्रा एडिशनल बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. चलो देखते हैं क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये इवेंट्स अकर होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen ions, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. जो सनलाइट होता है उसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी, उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और फिर जो लाइट एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस कर दिया जाता है। ये 3 इवेंट्स अकर होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an immediate, which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. ज़रूरी नहीं है कि ये सारे इवेंट्स एक के बाद एक हों। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ले लेते हैं और एक इमीडिएट प्रिपेयर करते हैं जो एक्ट करता है किस पे, जो डे में जो क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस पर एक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करता है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। चलो देखते हैं कि
ये सारे कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्यों हैं। इफ यू केयरफुली एब्जॉर्ब अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन फिगर 6.1। मैं आपको क्रॉस सेक्शन समझा देता हूँ लीफ का जल्दी से। लीफ में ये मिडरिब होती है, यहाँ पे एक फ्लोएम होता है, यहीं से पूरा फूड ट्रांसपोर्ट होता है, यहीं पे फ्लोएम होता है। ये आप देख सकते हैं इस मिडरिब में फ्लोएम भी होता है, जाइलम भी होता है। ऊपर का हिस्सा फ्लोएम होता है और नीचे का हिस्सा जाइलम होता है। यहाँ पे एक लैमिना ब्लेड होती है और एक मैड्रिब होती है और वीन भी होते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और ये किसका है, क्रॉस सेक्शन है लीफ का। क्रॉस सेक्शन में लीफ के में क्या होता है, ऊपर एक वैक्सीक्यूटिकल होती है, फिर अपर एपिडर्मिस होती है और उसके बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बीच में एयर स्पेसेस होते हैं और नीचे की साइड गार्ड सेल्स होते हैं और लोअर एपिडर्मिस भी होती है। हाँ, तो अब आगे एक्टिविटी देखते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बाद। एक्टिविटी 6.1, टेक अ पॉटेड प्लांट विद variegated leaves, for example money plant or crotons. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. Now keep the plant in sunlight for about 6 hours. एक variegated leaves लेनी है, एक potted plant लेना है जिसके पास variegated leaves हो, मतलब जो हरी लीव्स होती हैं वो हो, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन। फिर क्या करना है, हमें उस प्लांट को डार्क रूम में रखना है 3 दिन तक, जिससे कि उसके अंदर जो स्टार्च है वो सब यूज हो जाए। उसके बाद उसको सनलाइट में रखना है 6 घंटों के लिए। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक लीफ निकालनी है उस प्लांट में से, उसमें जो ग्रीन एरियाज है उनको मार्क करना है, ट्रेस करना है उन्हीं को एक शीट पेपर की में। फिर डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालना है कुछ मिनट्स के लिए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ ब्रेकर कंटेनिंग अल्कोहल, उसके बाद उसको एक बीकर में डालना है जिसके अंदर अल्कोहल है। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। जो अभी हमने जो बीकर था अल्कोहल वाला, उसको हमें वाटर बाथ में डालना है और उसको हीट करना है जब तक कि अल्कोहल उबलना शुरू नहीं हो जाती, मतलब बॉइलिंग शुरू नहीं हो जाती। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखिए आप, इसमें केसेस दिए हुए हैं। वेरीगेटेड लीफ ए बिफोर, पहले ऐसी थी और स्टार्च के बाद ब्लू हो गई। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इस लीफ को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालना था आयोडीन की में कुछ मिनट्स के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग फिगर 6.2। इस लीफ को हमें कंपेयर करना है जो लीफ की ट्रेसिंग हमने करी थी पेपर पे उससे फिगर 6.2 में, और हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टार्च के प्रेजेंस का लीफ में। हम ये कर सकते हैं इससे कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ में स्टार्च आ जाता है। Now let us study how the plant obtains carbon dioxide. In class 9 we have talked about stomata, figure 6.3, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Stomata pores होते हैं जो leaves के नीचे present होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है massive gaseous exchange के लिए। इसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है। Massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Photosynthesis के लिए ये gaseous exchange takes place होता है इन pores की मदद से। But it is important to note here that exchange of gases occur across the surface of the stems, roots and leaves as well. ये एक बात नोट करना बहुत ज़रूरी है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टेम्स में भी, स्टेम्स के यहाँ पे भी ये पोस्ट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से स्टेम से भी गैसेस एक्सचेंज होता है, रूट से भी होता है और लीफ से भी होता है। सिंस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दी स्टोमेटा, इन स्टोमेटा से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस हो जाता है। सो प्लांट इन पोर्स को क्लोज कर देता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत उसे नहीं होती। द प्लांट क्लोजेज द
these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cells. The guard cells swell when the water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes, the guard cells shrink. ये देखो आप गार्ड सेल्स देख सकते हो, ये गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटल पोर है, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, इनके बीच में स्टोमेटा है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आप देख सकते हो। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ओपन का, और ये क्लोज का। ए स्ट्रक्चर ओपन का है, बी क्लोज का है। डे टाइम में क्या होता है, जो वाटर है वो इनकी तरफ, इनके अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये टर्जिड हो जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं, मतलब स्वेल हो जाते हैं, उसकी वजह से ओपन हो जाते हैं। और जो नाइट टाइम होता है उस टाइम पे जो वाटर है वो इनके अंदर आना बंद हो जाता है और ये क्लोज हो जाते हैं फ्लैसिड होने के कारण, क्योंकि बहुत सारा वाटर लॉस भी हो चुका होता है इनके अंदर से। एक्टिविटी 6.2 के ऊपर मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको एंड करते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। इसके बाद वाले वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा आगे का।